गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट में स्वागत है। मैं सुरेश धरदुबे भूगोल की प्रैक्टिस श्रृंखला के साथ उपस्थित हूं। यह प्रैक्टिस श्रृंखला विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। आज का जो एपिसोड है यह विशेष तौर पर भू आकृति से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर आधारित है और एक प्रकार से देखा जाए तो भू आकृति का यह लास्ट एपिसोड होगा। इसके पश्चात हम लोग जलवायु विज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ एक और हम सीरीज अब चला रहे हैं और वह सीरीज आपका वीडियो के माध्यम से होगा और उसमें हम पूरा कंप्लीट जो भी मानचित्र द्वारा विश्व का भूगोल है उसका हम डिस्कशन करेंगे। क्रम से एक एक कॉन्टिनेंट वाइज उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो साथ साथ आप उसे भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस सीरीज को भी देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, एक तरफ लिखा है बालू का टिब्बा, अर्थात इनका आकार है, और दूसरी तरफ है उसका विशिष्ट नाम। तो यहां पर बताना है कि अनुदैर्ध्य प्रकृति का जो बालू का टिब्बा होता है इसका क्या पर्टिकुलर नाम है। तो इसका नाम होता है सीफ। क्या नाम होता है? सीफ। तो सीफ नाम जो है किसका है? जिसका कह सकते हैं जो आकार है या अनुदैर्ध्य होता है। अनुदैर्ध्य का मतलब है अगर हवा इस दिशा में चल रही है तो आपके जो टिब्बे हैं यह भी इसी दिशा में संरेखण के रूप में होते हैं। तो इस प्रकार के जो आकार होता है इसको कहते हैं सीफ। इसी प्रकार जो अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ का तात्पर्य है कि आकार आपका अगर मान लें हवा इस दिशा में चल रही है तो आकार आपका इस तरह से होता है। इसी को हम कहते हैं चापाकार। क्या कहते हैं? चापाकार। तो चापाकार ही अनुप्रस्थ होता है और इसी को हम लोग बरखान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। इसलिए हमारे दूसरे का जो आंसर होगा यह हो जाएगा डी। देश अगर आप इसी आधार पर अगर आप मिलान करना चाहें तो आप देख सकते हैं जो परवलयिक होता है यह आपका तटीय क्षेत्र का जो बालू का टिब्बा होता है उसको कहते हैं, और जो सम्मिश्रण होता है अर्थात जो मिक्स टाइप का होता है उसको कहते हैं उत्क्रमी। क्या कहते हैं? उत्क्रमी। तो इस आधार पर हम मिलान कर सकते हैं सी डी बी ए। सी डी बी ए यहां पर हो जाएगा, अर्थात ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमजलीय स्थल रूप है। अर्थात यहां पर जो स्थल रूप दिए गए हैं इसमें बहुत से स्थल रूप हैं जो अन्य प्रक्रमों से बने हैं, लेकिन हमको उस स्थल रूप की चर्चा करनी है कि जिसमें हिमानी प्रक्रम और जलीय प्रक्रम दोनों सम्मिलित होते हैं। तो देखा जाए हिमानी प्रक्रम से प्रारंभ में जो है अपर्दन जनित स्थलाकृति बनती है जिसमें होते हैं सर्क होते हैं। जब यही आगे बढ़ता है तो वहां पर नुनाटक बनता है जो अपर्दन के साथ साथ निक्षेपण का परिणाम होता है। और जब हिमानी प्रक्रम अपने अंतिम अवस्था की तरफ पहुंचता है तो वहां पर निक्षेप जनित स्थलाकृतियां बनती है और उसमें विशेष तौर पर ड्रमलिन बनता है। क्या बनता है? ड्रमलिन। उसके पश्चात आगे जब यह बढ़ता है हिमानी तो वहां पर हिम के साथ साथ जल का भी भाग हमको प्राप्त होने लगता है। तो वहां पर जो प्रोसेस काम करता है हिमानी और जलीय प्रक्रम दोनों काम करने लगता है और उसके परिणाम स्वरूप जो स्थलाकृतियां बनती हैं उसमें केम है, केम वेदिका है, केटिल है, केटिल बेसिन है, फिर वहां पर आपको एस्कर मिलता है और कह सकते हैं उसी में आउटवास प्लेन मिलता है। तो ये सब जो संरचनाएं हैं कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं हिमजलीय स्थल रूप के परिणाम है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो हो जाएगा एस्कर। देश अगर हम बात करें पिंगो का तो पिंगो परिहिमानी का पार्ट है। पेडिमेंट जो पार्ट है यह हम कह सकते हैं पेडिमेंट। देखिए यहाँ पर ये भी एवलियन प्रोसेस से वायुड़ प्रक्रम से निर्मित होने वाली एक पर्वतपदीय स्थलाकृति है कि जब यहाँ पर पर्वतीय जिसकी चर्चा हम लोग किए हैं कालक्रम में, जहाँ से यह अवसाद हटते हैं इसको हम लोग कहते हैं पेडिमेंट, और जहाँ पर जमा होते हैं उसको हम कहते हैं बजादा। तो जहाँ पर जमा होता है उसका नाम बजादा और जहाँ से हटता है इसको कहते हैं पेडिप्लेन। तो सेमी एरिड रीजन में आपका पेडिप्लेन बनता है। धस्ती निवेशिका जो है यह कास्ट क्षेत्रों में पाई जाती है। इस आधार पर हमारा जो आंसर बेहतर है वो है बी, क्योंकि इसी का संबंध हिम और जलीय प्रक्रम से संबंध रखता है। अगला प्रश्न लिखा गया है, तृण गिरिका का संबंध है। यहाँ पर अगर हम बात करें गिरिका की सिंपल तरीके से तो गिरिका का जो मतलब होता है इन्हें हम सिंपल कहते हैं एक प्रकार का कोई स्थलाकृति होती है जो उत्थिप्त खंड होती है। जैसे हम लोग इसी को कह सकते हैं एक प्रकार से इंसेल वर्ग कहते हैं, मोनाड नाग कहते हैं, हम्स कहते हैं। तो उसी प्रकार से यह भी एक कह सकते हैं स्थलाकृति है। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर यह है कि ये जो छोटे छोटे टीले हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो यह परिहिमानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो परिहिमानी क्षेत्रों में
जो सतह पर छोटे छोटे टीले होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, भूगिरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, भूगिरिका कहते हैं। और इसी पर यदि मान लेते हैं घास फूस और वनस्पतियां उग जाती हैं तो उसी को कहते हैं सतृण गिरिका या सतृण भूगिरिका कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, परिहिमानी क्षेत्रों में जो सतह पर छोटे छोटे टीले होते हैं उन्हीं को हम भूगिरिका कहते हैं। जब इन्हीं भूगिरिका पर वहां पर स्थानीय वनस्पतियां घास फूस उग जाते हैं तो उसको सतृण भूगिरिका या सतृण गिरिका का नाम देते हैं। तो इसका संबंध कहीं ना कहीं परिहिमानी स्थलाकृति से है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है ब्लफ। तो ब्लफ निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है, इसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। होता क्या है, नदियां जब मैदानी क्षेत्र में पहुंचती हैं अर्थात जब अपनी प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करती हैं तो नदियां इस प्रकार से मियांडर बनाती हैं, विसर्प बनाती हैं, अर्थात यह उत्तल अवतल मार्ग का फॉर्मेशन करती हैं। तो जो ए वाला तट होता है जिसको हम अवतल तट कहते हैं, इस अवतल तट का नदियां कटाव करती हैं। और ये जो उत्तल तट है, ये उत्तल है, ये उत्तल है और यह तट अवतल है। इसका जो हम निर्धारण करते हैं इस केंद्र में खड़े होकर करते हैं। यहां से अब देखेंगे तो यह तट अवतल रहेगा और यह तट उत्तल रहेगा। तो कह सकते हैं यह तट जो अवतल है यहाँ पर नदियां कटाव करती हैं। क्या करती हैं, यहाँ पर कटाव करती हैं और यहाँ पर पटाव करती हैं, यहाँ पर इसको लाके जमा करती हैं। इस आधार पर यहाँ का जो किनारा है यह खड़ा कगार होता है, खड़ा कगार होता है और यहाँ पर तीव्र ढाल होते हैं। ढाल कैसे होते हैं, यहाँ पर तीव्र ढाल होता है और इसी आधार पर यहाँ पर ब्लफ बनते हैं। क्या बनते हैं, ब्लफ बनते हैं। तो जो ब्लफ बनता है यह यहीं पर बनता है जो आपका अवतल ढाल होता है। कौन सा ढाल होता है, अवतल ढाल होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विसर्पण के दौरान जो अवतल ढाल बनते हैं उसी अवतल ढाल पर बनता है आपका ब्लफ। यहाँ पर लिखा गया है, ऑप्शन क्या क्या लिखा गया है। पहला लिखा गया है बाढ़ का मैदान, दूसरा लिखा गया विसर्पी मोड़, तीसरा लिखा गया वेदिकाएं, चौथा लिखा गया डेल्टा। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो विसर्पी मोड़ है उसी विसर्पी मोड़ के अवतल ढाल पर ही आपको देखने को मिलता है क्या, ब्लफ मिलता है, क्योंकि वहां के कगार खड़े होते हैं, तीव्र होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है जब सागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो इस प्रकार के डेल्टा को हम क्या कहते हैं, तो उसी को कहते हैं रुंडित डेल्टा, उसी को कहते हैं खंडित डेल्टा और उसी को कहते हैं भग्नाकार डेल्टा। तो इसी को रुंडित है, खंडित है, भग्नाकार कई नाम दिया जाता है। यह तब बनता है कि मान लेते हैं नदियां अपना डेल्टा बना रही हैं, अब नदी इधर से आ रही है और यहाँ पर अपने डेल्टा का फॉर्मेशन कर रही है, लेकिन तब तक इधर से सागर की लहरें आई और सागर की लहरों ने क्या किया, इस डेल्टा को काट फाड़ दिया, इसको तोड़ दिया, नष्ट कर दिया, विनष्ट कर दिया। तो इसको हम कहते हैं खंडित डेल्टा, इसी को कहते हैं रुंडित डेल्टा और इसी को कहते हैं भग्नाकार डेल्टा। तेज अगर बात करें परित्यक्त डेल्टा, तो परित्यक्त डेल्टा का तात्पर्य होता है कि जब नदी अपना मार्ग ही बदल देती है तो जाके वह, जैसे मान लेते नदी यहाँ से गुजर रही थी, अब कुछ कारण से नदी का विसर्प इधर चला गया, तो ऐसे में नदी का ये जो भाग छूट जाता है इसको कहते हैं परित्यक्त डेल्टा। और इसके लिए ज़्यादा विश्व में जो विख्यात नदी है उसका नाम है येलो नदी, जो कह सकते हैं चाइना की येलो नदी है, उसी नदी के द्वारा परित्यक्त डेल्टा का फॉर्मेशन किया जाता है। ज्वार नदमुखी जो डेल्टा होता है, खास करके जो खड़े कगार से गिरने वाली नदियां होती हैं वह ज्वार नदमुख बनाती हैं, जैसे आपकी नर्मदा और तापी है। चापाकार डेल्टा का तात्पर्य है कि जो आपकी गंगा नदी है, नील नदी है, ये सब चापाकार डेल्टा बनाती हैं, अर्थात इनके डेल्टा का आकार कुछ इस प्रकार से होता है। इसको हम कहते हैं चापाकार डेल्टा, अर्थात ऐसे आपका इधर से नदी आ रही है तो ऐसे डेल्टा का आकार बनता है जिसको हम कहते हैं चापाकार डेल्टा। तो इस आधार पर इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा है भृगु का निर्माण होता है। तो भृगु का निर्माण, आप प्रीवियस प्रश्न पर आइए, यहाँ पर जो हमने लिखा है ये जो खड़ा कगार है जिसको तीव्र कगार कहते हैं, इसी को कहते हैं भृगु कगार। क्या कहते हैं, भृगु कगार। भृगु कगार ही आपका खड़ा कगार है, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसी को हम कहते हैं खड़ा कगार। चलिए यहाँ पर जो लिखा गया है भृगु का निर्माण होता है तो नदी के विसर्पाकार मोड़ के अवतल ढाल पर होता है। कहाँ पर होता है, अवतल ढाल पर होता है, उत्तल ढाल पर नहीं होता है। उत्तल ढाल पर जो कह सकते हैं वहाँ पर ढाल है या प्रवणता है वह काफ़ी कम होती है, तो वह मंद ढाल होता है। कैसा ढाल होता है, मंद ढाल होता है। तो इस तथ्य को भी ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा है प्रवणित नदी, अर्थात जो ग्रेडेड रिवर होती है, ग्रेडेड रिवर का सिंपल तात्पर्य होता है कि यह केवल परिवहन का काम करती है, माल को ढोने का काम करती है, अर्थात जो अवसाद हैं, जो अपर्दन के द्वारा अवसाद तैयार किए गए हैं, उन अवसाद को यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करती है, केवल परिवहित करती है।
इस पर हम लोग अलग से क्या मतलब, इसी जियोमॉर्फोलॉजी के प्रैक्टिस सीरीज में पिछले किसी एपिसोड में हमने डिस्कस किया था प्रवणित नदी के विषय में, जहां पर हमने कहा था कि इसमें जो ऊर्जा होती है यह मेंटेन रहती है, ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई ह्रास नहीं होता है, यह केवल अवसाद का परिवहन करती है, ढोती है। लेकिन यहाँ पर चूंकि विकल्प कुछ अलग टाइप से दे दिया गया है और इन विकल्पों में हमको चयनित करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है उसको कहते हैं प्रवणित रिवर। तो यहाँ पर चूंकि सेंटेंस के, अब देखिए, अब विकल्प के अनुसार हमको देना है जवाब। बाकी अगर आप विकल्पों की बात करें तो और विकल्प तो मैच ही नहीं करेंगे, क्योंकि विसर्पाकार मार्ग, तो विसर्पाकार मार्ग का तात्पर्य है पूरी तरीके से यह नदी जो है मैदानी क्षेत्र में चल रही है, और जब नदी डेल्टा का निर्माण करती है तो यहाँ पर कहीं भी ऐसा आपको सेंटेंस देखने को नहीं मिलेगा कि जो प्रवणित से संबंध रखती है। लेकिन प्रवणित को अगर यहाँ पर हमको वेरीफाई करना भी है तो सेकंड विकल्प से हम वेरीफाई कर सकते हैं कि जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती है, बेस लेवल को प्राप्त कर लेती है, तो उसी को हम कहते हैं क्या, प्रवणित नदी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला लिखा है, लटकती घाटियां पाई जाती हैं। जो हैंगिंग वैली होती हैं यह विशेष तौर पर हिमानी प्रक्रम के द्वारा प्राप्त होती हैं। हिमानी प्रक्रम के द्वारा जब अपरदन जनित घटनाएं घटित होती हैं, एक मुख्य नदी होती है जिसको हम यू आकार की घाटी कहते हैं, और इसी यू आकार की घाटी में जब दोनों तरफ से नदियां इधर से और इधर से या इधर से ऐसे जब उतरती हैं इस यू आकार की घाटी में, तो नीचे से अगर आप यहाँ से खड़े होकर के देखेंगे तो जैसे लगेगा हैंगिंग वैली है, लटकती हुई घाटियां नजर आती हैं। तो यह उच्च पर्वतीय भागों में हिम अपरदन के फलस्वरूप नजर आता है। तो ध्यान रखिएगा, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में हिम अपरदन के फलस्वरूप एक घाटी हमको नजर आती है, चाहे वह यू आकार की घाटी हो चाहे वह हैंगिंग वैली हो। यू आकार की घाटी हिमानी प्रक्रम से बनती है, जबकि भी आकार की घाटी नदी प्रक्रम द्वारा बनती है। तो नदी जो जल प्रक्रम है वह बनती है भी आकार की घाटी, लेकिन यू आकार की घाटी जो बनती है वह हिमानी प्रक्रम से बनती है। तो इस आधार पर आंसर हमारा हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तर्क एक फ्रांसीसी शब्द है जिसे स्कॉटलैंड में क्या नाम देते हैं, तो उसे कहते हैं कोरी। एज इट इज, इसको याद करना पड़ेगा, इसके लिए कोई और विकल्प नहीं, कुछ इसमें कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ समझना नहीं है। स्थानीय नाम है तो इस स्थानीय नाम को आपको एज इट इज याद ही करना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपको मिलान करना है, एक तरफ है भू आकार और एक तरफ है निर्माण के कारक, कि किसके परिणाम स्वरूप यह आकार बना है। जैसे तुम बोलो, हमने अतीत में भी एक एपिसोड में डिस्कस किया था कि तुम बोलो जो है यह समुद्री लहरों के द्वारा निर्मित होने वाली एक स्थलाकृति है। इसका तात्पर्य होता है कि यह तट है, तट से दूर एक यहाँ पर द्वीप है और यह द्वीप तट से कनेक्ट होता है, तो इसी को हम कहते हैं तुम बोलो, और इसी में जब दो हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं डम्बेल। तो अन्य स्थलाकृतियां भी सागरीय लहरों के द्वारा बनाई जाती हैं, जिसमें स्पिट है, स्पिट को हम लोग भूजिह्वा कहते हैं, तो वो सब इसी के पार्ट आते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है जो श्रृंगपुच्छ है, ये श्रृंगपुच्छ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा ये वाला सा रहता है, ये वाला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इसको सही कर लीजिएगा। श्रृंगपुच्छ जो है इसके विषय में बात कर रहा है। तो श्रृंगपुच्छ किसका पार्ट है? श्रृंगपुच्छ आपके हिमानी प्रक्रम से बनने वाला एक, ये कह सकते हैं अपरदन जनित स्थलाकृति है। जैसे आपका नुनाटक बनता है उसी प्रकार से यह भी स्थलाकृति बनती है। तो नुनाटक से पहले ही आपको श्रृंगपुच्छ की संकल्पना मिल जाती है, जिसको हम लोग क्या क्रैगटेल कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रैगटेल कहते हैं। इसी प्रकार अवनमित कुंड होता है। अवनमित जो कुंड होता है यह कहीं न कहीं सरिता द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा निर्मित होता है? सरिता द्वारा निर्मित होता है। अर्थात जब नदियां ऊपर से, कह सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र से नीचे गिरती हैं, तो यहाँ पर जो पुल बनता है, जो एक खड्ग बनता है, इसी खड्ग को कहते हैं प्लंज पुल, और इसी को कहते हैं अवनमित कुंड। क्या कहते हैं? अवनमित कुंड। तो इसको भी ध्यान में रखना है। और जो सकुंड है इसका तात्पर्य होता है भूमिगत जल से। तो कास्ट क्षेत्र में आपका सकुंड बनता है जो भूमिगत जल से बनता है। तो हम अगर इसको मिलान करें और इसका आंसर चेक करें तो आपका हो जाएगा 3241। तो 3241 अर्थात हमारा बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपरदन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, अपरदन के, जलीय अपरदन के कई पार्ट होते हैं। एक अपरदन जो सबसे प्रारंभिक होता है उसको कहते हैं बूंद अपरदन, बूंद अपरदन, जिसको कहते हैं फ्लैश इरोजन। तो बूंद अपरदन होता है बूंदाघात। फिर उसके बाद होता है शीट इरोजन, पूरा परत ही हट जाती है। फिर रेल अपरदन होता है, फिर गली बनती है, फिर अवनालिका बनती है। तो ये सब अपरदन के परिणाम है या अपरदन के प्रक्रम है।
तो ठीक है, यहाँ पर हमको बताना है कि जो जुते हुए खेत होते हैं, जहाँ पर मूसलाधार वर्षा होती है, इसके द्वारा जो अपर्दन होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर अपघर्षण, सन्निघर्षण, संक्षारण नहीं होता बल्कि हाइड्रोलिक एक्शन होता है, जलगत की क्रिया होती है। क्योंकि जो वर्षा का जल है, यह जब वर्षा का जल सतह पर गिरता है तो इसके बूंद के आघात से उसको कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक एक्शन। जलगत की क्रिया से उस खेत के जो कह सकते हैं संगठित कण है वो सब असंगठित हो जाते हैं और उनका अपरदन हो जाता है, अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित कर दिए जाते हैं। तो इसी आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया है, क्वेस्टा नदी अपरदन की किस अवस्था का भूभाग है? यहां पर बात कर रहा है कि क्वेस्टा किस अवस्था का भूभाग है। वैसे अगर आप बात करें तो नदी जल अपरदन द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में, ध्यान रखिएगा, नदी जल अपरदन द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में क्वेस्टा और हॉग बैक जैसी संरचना का फॉर्मेशन होता है। ये सब संरचनाएं तब बनती, हॉग बैक और क्वेस्टा में हमने पिछले किसी एपिसोड में डिस्कस भी किया था कि दोनों में सिर्फ डिफरेंस होता है उसके स्लोप का। हॉग बैक का स्लोप काफी तीव्र होता है, क्वेस्टा का स्लोप उसकी तुलना में थोड़ा मंद होता है। लेकिन दोनों संरचनाएं जो होती हैं यह तब बनती हैं कि किसी अवसादी परत में जब कोई लावा या मैग्मा का प्रवेश हो जाता है और कालांतर में वह अवसादी संरचना वहां से हट जाए, सिर्फ यह मैग्मा वाली चट्टान वहां पर बची रह जाए, खड़ी कठोर संरचना जो अवशिष्ट के रूप में विद्यमान होती है, इसी को हम क्वेस्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेस्टा कहते हैं। तो यह नदी जल अपरदन की किस अवस्था का परिणाम है? तो युवावस्था का परिणाम है। और इस प्रकार की स्थलाकृतियां आपको पर्वतीय क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रूप हिमानीकृत भूरूप नहीं है? यहां पर बताना है कि जितने स्थलाकृतियां दी गई हैं सभी स्थलाकृतियां हिमानीकृत ही हैं, सिर्फ एक स्थलाकृति है जो हिमानीकृत नहीं है, उसी को हमको चयनित करना है। जैसे लिखा है भेड़ पीठ शिला, तो यह भी कहीं ना कहीं हिमानीकृत या हिमानी प्रक्रम से निर्मित होने वाली एक स्थलाकृति है। गोलास्मी मृतिका, जिसको हम लोग टिल कहते हैं, टिल एक मैदान होता है, हिमानी प्रक्रम से निर्मित होने वाला जो मैदान होता है उसी को हम कहते हैं टिल। क्या कहते हैं? टिल। इसको भी ध्यान में रखना है। इसी प्रकार जो गिरिशृंग होता है, तो जब हम बात करते हैं सर्क बनता है, सर्क का ही एक परिणाम आपको हॉर्न मिलता है, जिसको गिरिशृंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गसुंड कहते हैं, इसी को वर्गसुंड कहते हैं, गिरिशृंग कहते हैं, हॉर्न कहते हैं। तो यह आपका हिमानी प्रक्रम के अपरदन के परिणाम स्वरूप सर्क का परिणाम है। लेकिन जो हिमविदर है, हिमविदर हिमानी प्रक्रम से इसका कोई विशेष संबंध है नहीं। हिमविदर का तात्पर्य है कि कोई भी अगर मान लेते हैं यहां पर हिम है और उस हिम के ऊपर जो खरोच दरारें पड़ जाती हैं, इस स्थलाकृति नहीं बन रही। अर्थात बात कर रहे हैं कि अगर यहां पर कोई हिम है, हिम के आउटर पार्ट पर किसी प्रकार का कोई यहां पर कह सकते हैं खरोच पड़ जाए, कोई दरार पड़ जाए, कोई स्ट्रक्चर बन जाए, तो इसी को हम कहते हैं हिमविदर। क्या कहते हैं? हिमविदर। इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी, क्योंकि इसी का संबंध हिमानी भूरूप से नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, विभ्रंश घाटी में होकर प्रवाहित होने वाली जो नदी होती है उसे जो नदी है उसका नाम क्या है? तो ये विभ्रंश घाटी का तात्पर्य है कि जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, यह उसी के सेंस में बात कर रहा है। तो आपको यह स्पष्ट होगा कि जो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी है, जो नील नदी होते हुए आपका इजराइल, जार्डन, ये सब पार्ट में जाती है, तो आपकी इसमें आती है जार्डन रिवर। और जार्डन रिवर आप इजराइल के बगल में आप देखिएगा, जार्डन में यह नदी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं जार्डन रिवर ही विभ्रंश घाटी में प्रवाहित होने वाली नदी है। और अगर भारत में हम बात करें तो भारत में आपकी नर्मदा और तापी हैं, ये भी विभ्रंश घाटी से ही प्रवाहित होती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है, स्ट्रालर के अनुसार मलवा ढाल का अन्य नाम क्या है? स्ट्रालर ने ही मलवा ढाल को जो नाम दिया है इसी को कहते हैं मुक्त पृष्ठ। मलवा ढाल का तात्पर्य जो प्रवणित क्षेत्र होता है, जिसको ग्रेडेड रिवर हम कहते हैं, अर्थात जहां पर एक, यहां देखिए, यहां पर एक तरफ क्या होता है, यहां पर अपरदन होता है, यहां पर निक्षेपण होता है। यह उत्तल ढाल होता है। क्या होता है? यह उत्तल ढाल है, यह वाला ढाल अवतल है। और बीच में क्या है? बीच में केवल होता है आपका जिसको कहते हैं प्रवणित ढाल, इसी को कहते हैं मलवा ढाल, और इसी को हम नाम देते हैं मुक्त ढाल। यही आपका मुक्त ढाल है, यही आपका मलवा ढाल है, यही आपका एक प्रकार से कह सकते हैं नग्न ढाल है, यही आपका निस्त्रावण ढाल है। क्योंकि यहाँ पर मलवा केवल परिवहित होता है। क्या होता है? मलवा का परिवहन होता है। मलवा यहाँ से यहाँ पर अपरदन होगा, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अपरदन का कार्य होता है, और यहाँ पर जो होता है केवल निक्षेपण का कार्य होता है। किसका कार्य होता है? निक्षेपण का कार्य होता है।
बीच में केवल परिवहन का कार्य होता है। यहाँ पर किसका कार्य होता है? परिवहन का कार्य होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं जो हमारा आंसर हो जाएगा मलवा ढाल। मलवा ढाल को ही हम मुक्त ढाल कहते हैं, मलवा ढाल को ही हम नग्न ढाल कहते हैं और मलवा ढाल को ही हम निस्त्रावन ढाल भी कहते हैं। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा है, विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टान के सामान्य सतह से ऊंचे हुए यहाँ पर जो टीले हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो वैसे विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में जो कठोर चट्टान, ये ध्यान रखिएगा लिखा गया है कठोर चट्टान का जो सामान्य सतह से ऊंचे उठे जो भाग हैं, टीले हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इसी को कहीं ना कहीं पिंक महोदय क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं इंसेलबर्ग। क्या कहते हैं? इंसेलबर्ग। और जबकि नदी जल प्रक्रम के द्वारा जो स्थलाकृति बनती है डेविस के अनुसार, उसका नाम यहाँ पे रखा जाता है मोनार्डनाक। लेकिन जो छत्रक शिला है या जीवजन है या जो यार्डंग है, या भी हम कह सकते हैं वायुड़ प्रक्रम से ही निर्मित होने वाली एक अपर्दन जनित स्थलाकृति है। लेकिन यह स्थलाकृति जो छत्रक शिला या जीवजन या यार्डंग है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि यह कठोर चट्टान ही हो। मुलायम होती है तब भी छत्रक शिला बन जाती है, जीवजन होती है तब भी बन जाती है, यार्डंग होता है तब भी बन जाता है। लेकिन जो द्वीपभार होता है, द्वीपीय भार जो होता है भाग, इसको हम कहते हैं इंसेलबर्ग। और यह तभी बनता है जब कठोर चट्टान के टीले अवशिष्ट के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर लिखा गया है, निम्नलिखित भू आकृति प्रक्रियाओं में से किसके द्वारा अंडों की टोकरी जैसी स्थलाकृति देखने को मिलती है? तो अंडों की टोकरी जैसी जो स्थलाकृति है यह हमको तब देखने को मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रमलिन। क्या कहते हैं? ड्रमलिन। तो ड्रमलिन ही अगर कई ड्रमलिन एक साथ, जैसे मान लो ड्रमलिन मतलब उल्टी नाव, मान लेते हैं कई ड्रमलिन ऐसी बन गई, काल क्रम से ऐसी कई ड्रमलिन बन गई, इसको हम कहते हैं जैसे यज्ञ का बास्केट है। यज्ञ का क्या है? बास्केट है, अर्थात अंडों की टोकरी है। अंडों की टोकरी है या जिसको हम ड्रमलिन कहते हैं, यह हिमानी प्रक्रम से निर्मित होने वाली एक निक्षेप जनित स्थलाकृति है। हिमानी प्रक्रम से निर्मित होने वाली स्थलाकृति को ही हम लोग ड्रमलिन कहते हैं। और यही ड्रमलिन जब एक के साथ कई ड्रमलिन बन जाते हैं तो उसको कहते हैं अंडे की टोकरी या बास्केट। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लिखा गया है, स्टेलग्माइट क्या है? यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो स्टेलग्माइट है आपको पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की स्थलाकृति है। आप जब कास्ट प्रक्रम की बात करते हैं, चूना प्रभावित क्षेत्र की बात करते हैं, तो चूना प्रभावित क्षेत्र में होता क्या है? यहाँ पर इस प्रकार से मान लेते हैं, यहाँ पर है अंधी बैली है, ये क्या है? अंधी बैली है। तो यहाँ पर अगर देखो ऊपर से अवसाद आ रहा है, अगर मान लेते हैं अवसाद इस छज्जे के सहारे लटक करके ऐसे निक्षेप जमा होता है, एक तो इस प्रकार से निक्षेप जमा होता है और एक होता है कि निक्षेप इस प्रकार से जमा होता है तल के सहारे। तो अगर छज्जे के सहारे निक्षेप जमा होता है तो यहाँ पर जो टर्म होता है इसका नाम होता है स्टेलेक्टाइट, और जो नीचे ये होता है स्टेलेक्टाइट, ये है स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको कहते हैं स्टेलग्माइट। क्या कहते हैं? स्टेलग्माइट। ये नीचे वाला पार्ट। स्टेलग्माइट चाहे हो चाहे स्टेलेक्टाइट हो, दोनों पार्ट कहीं ना कहीं निक्षेप जनित स्थलाकृति ही हैं। कैसी हैं? निक्षेप जनित स्थलाकृति ही हैं। और यह अंधी बैली में या जो इसको कहते हैं ब्लाइंड बैली, कास्ट प्रक्रम के द्वारा जो ब्लाइंड बैली बनाई जाती है उसी में इसका फॉर्मेशन होता है। तो इस आधार पर हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा निक्षेप जनित स्थलाकृति, क्योंकि यह निक्षेप जनित स्थलाकृति का परिणाम होता है। इसी के साथ आज हम इस एपिसोड को समाप्त करते हैं और इसी के साथ जियोमॉर्फोलॉजी से संबंध रखने वाले जितने प्रश्न थे उसको भी हम लोग समाप्त करते हैं। कल हम लोग पुनः एक नए कह सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी से संबंध रखने वाले प्रश्नों पर डिस्कशन करने के लिए उपस्थित होंगे। साथ में एक और हम सीरीज चला रहे हैं, उसको भी आप लोग अपना कह सकते हैं समर्थन करिए कि जिससे हम और ज़्यादा मटेरियल बनाने के लिए विवश हो जाएं। चलिए तो हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।